हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट पर पॉलिटिकल ऑनर्स मेन कोर सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट हैं और हमने फर्स्ट यूनिट अपने तीनों मेन कोर सब्जेक्ट्स की कंप्लीट कर ली है। और जो अब सेकंड यूनिट चल रही है वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव। इसमें हमने क्लासिकल थ्योरी, न्यू क्लासिकल थ्योरीज पढ़ ली हैं। आज हम कंटेम्प्रेरी थ्योरी पढ़ेंगे। कंटेम्प्रेरी थ्योरी में हम सबसे पहले इकोलॉजिकल अप्रोच पढ़ेंगे, फ्रेडरिक्स की पारिस्थितिक दृष्टिकोण। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इनोवेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप, जो नव परिवर्तन हुआ था पीटर ड्रकर का, वो पढ़ेंगे। अभी हम इकोलॉजिकल अप्रोच पढ़ेंगे। आप इसके नोट्स साथ के साथ बनाते हुए चलिएगा क्योंकि अब पेपर में आपके बहुत कम टाइम रह गया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखो, इन्होंने जो मेनली पूरी थ्योरी में बात करी है, उन्होंने प्रशासन और परिवेश की करी है कि ये दोनों आपस में लिंक्ड है। कैसे है? इन्होंने ये बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन इन्वायरमेंट से लिंक्ड है और इन्वायरमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से लिंक है। कैसे है कि एडमिनिस्ट्रेशन का इन्वायरमेंट जब तक ठीक नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेशन सही से नहीं चल सकता। जैसे कि पिछले थ्योरीज में आपने पढ़ा है, मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी ने एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी, किसी ने स्पीड की बात करी, किसी ने टाइम की बात करी, किसी ने बिहेवियर की बात करी है। तो इन्होंने यहाँ पर सीधा सीधा इन्वायरमेंट की बात कर दी कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है इन्वायरमेंट के बेस पर ही सही चल सकता है, वरना सही नहीं चल सकता। प्रबंध को जो है, जो मतलब एक तरीके से आपको मैंने बताया था कि प्रबंध को वैज्ञानिक थ्योरी में टेलर ने व्यवसाय का मस्तिष्क माना था। ये जो मैनेजमेंट है उसको एक तरीके से उन्होंने एक मस्तिष्क माना था व्यवसाय का। तो अब जब तक मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा तो एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा नहीं होगा, और एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होगा तब भी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं होगा। तो इन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि किसी भी देश की लोक प्रशासन व्यवस्था को संवैधानिक परिवेश से प्रभावित नहीं होती है। मतलब इतनी नहीं होती है कि परिवेश मतलब एनवायरनमेंट होता है, मैंने यहाँ पर लिखा है आपके लिए, बल्कि देश का जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, मतलब सभी एक तरीके से इकोलॉजिकल नहीं, ये धार्मिक है और सामाजिक है और ये राजनीतिक है, इकोनॉमिकल है। इन सब चीज़ों के जो घटक है वो लोक प्रशासन पर प्रभाव डालते हैं। देखो, इन्होंने एक तरीके से अपनी इस जो थ्योरी है इसका नाम इकोलॉजिकल अप्रोच रखा है, पारिस्थितिक दृष्टिकोण। फिर भी इन्होंने यहाँ पर इकोलॉजिकल मतलब इन्वायरमेंट की इतनी बात ना कर कर इन्होंने ये बोला है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी इन्वायरमेंट के साथ साथ धार्मिक सुधार, राजनीतिक सुधार, आर्थिक सुधार, सामाजिक सुधार, इन सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि एडमिनिस्ट्रेशन सही से चल सके। ओके, 1950 का जो दशक था उसमें विकसित व्यवस्था का विश्लेषण उपागम जो था उसने ये दर्शाया था, जो एक एनालिटिक जो उपागम थी, अप्रोच थी जो डेवलप हो रही थी, उसने ये बताया कि लोक प्रशासन सामाजिक व्यवस्था का एक खंड है जो अनेक उपखंडों जैसे इतिहास है, मनोविज्ञान है, अर्थव्यवस्थाएं हैं, इन सब के साथ रूप से एक संबंध है, मतलब उसके साथ रिलेशन रखता है। अभी मैं आपको पीछे दोबारा बता चुकी हूँ कि इन्होंने ये बोला है कि धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी सुधारों की ज़रूरत है। तो 1950 के बाद के दशक में ये बात निकली थी कि जो मतलब एक जो डेवलप एनालिटिक सिस्टम अप्रोचेस हैं उनमें धार्मिक, मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल, हिस्टोरिकल और इकोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, सब तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो संबंध रखता है। ओके, जो इस उपखंड में होने वाले परिवर्तन थे अनेक उपखंडों को भी प्रभावित करते थे। जाहिर है इसमें परिवर्तन होंगे तो नेक्स्ट उसमें भी वो प्रभावित करेंगे ही करेंगे। तो अनेक विद्वान और चिंतकों ने लोक प्रशासन को उस परिवेश और वातावरण से संबंध करने की आवश्यकता बताई है जिसमें ये कार्य करता है। इन्होंने एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को उससे लिंक्ड रखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत बताई है जिसमें ये काम करता है। परिवेश या पर्यावरण का अर्थ पारस्परिक संबंध से है जो सामूहिक रूप से रचना और उनके परिवेश के बीच में होती है।
ओके। परिवेशीय दृष्टिकोण में ये माना जाता है कि प्रशासनिक व्यवहार जिस प्रशासनिक संस्कृति के भीतर कार्य करता है उसके मूल्य के अनुरूप ढल जाता है। परिवेशीय जो दृष्टिकोण है, इसके दृष्टिकोण से, इसके नज़रिए से ये माना जाता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर है, जिस एडमिनिस्ट्रेटिव संस्कृति के भीतर जो उसको संस्कृति मिलती है उसके अंदर काम करता है, उसके मूल्यों के अनुरूप ही ढल जाता है। और प्रशासनिक संस्कृति उसी तरह संपूर्ण सामाजिक प्रणाली के साथ प्रशासनिक उपागम के अग्रणी प्रतिपादकों में से एक है। फ्रेडरिक्स, ये लिखी किसने है? फ्रेडरिक्स ने लिखी है। फ्रेडरिक्स लोक प्रशासन में परिवेशीय उपागम अग्रणी प्रतिपादकों में से एक है। मतलब एक तरीके से मेनली मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं तो इकोलॉजिकल अप्रोच के पिता माने जाते हैं जिन्होंने इसकी खोज करी। जैसे कि मैनेजमेंट थ्योरी के, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के F.W. टेलर थे, और इसका जो बाकी थ्योरीज मैंने आपको पढ़ाई है उन सब के राइटर्स आपको याद होंगे। मैं आपको जानबूझकर नहीं बता रही क्योंकि आप उसको याद करो। ओके, सो ये इन्होंने मेनली यहाँ पर ये बात बोली। इंट्रोडक्शन में आपको समझ में आ गया होगा, मैंने थोड़ा और इसको बता दिया और बड़ा करके इंट्रोडक्शन में ही। ओके, अब हम देखते हैं राइटर्स। इसमें राइटर्स जिन्होंने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं, जॉन गॉस, रॉबर्ट द हेल, रॉस्को मार्टिन और फ्रेडरिक्स का नाम आखिर में आता है, लेकिन इनका ही नाम इस अप्रोच में सबसे ज़्यादा जाना जाता है। इन लोगों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ऐसी बात नहीं है कि जॉन ने, रॉबर्ट ने, रॉस्को ने कुछ नहीं किया है। इन लोगों ने लिखना शुरू किया, इस चीज़ को आगे बढ़ाया, लेकिन फ्रेडरिक्स की जो थ्योरी है वो सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त कर गई, उसको सबसे ज़्यादा आगे बढ़ा दिया गया क्योंकि इन्होंने इन सब से एक तरीके से इन सबसे सब चीज़ें लेकर इस थ्योरी को आगे बढ़ाया। तो फ्रेडरिक्स को अभी मैंने बताया कि इकोलॉजिकल अप्रोच का पिता माना जाता है। मतलब इसलिए माना जाता है क्योंकि इन सब के लिखने के बाद इन्होंने इस थ्योरी में इतना जान लगा दी, इसको इतना आगे बढ़ा दिया फ्रेडरिक्स ने कि सब लोग फ्रेडरिक्स को ही इसका पिता मानते हैं, जबकि जॉन, रॉबर्ट और रॉस्को इसको पहले ही लिख चुके हैं। ओके, सो फ्रेडरिक्स की 1961 में एक इकोलॉजिकल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक एक कृति आई थी, और ये मैंने लिखी है यहाँ पर, आगे मैं आपको बताऊंगी। जैसे रिक्स की थ्योरी अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो रिक्स की थ्योरी में इन्होंने सबसे पहले मैं बताती हूँ कि इकोलॉजिकल अप्रोच में इन्होंने बोला क्या है। देखो, लोक प्रशासन और उसका परिवेश एक दूसरे से परस्पर प्रभाव डालते हैं, और इस प्रक्रिया की गतिशील की समझ प्रशासन की संरचना और प्रकारों को समझने की जरूरी है। इन्होंने इकोलॉजिकल अप्रोच में मेनली ये बात बोली है कि ये फ्रेडरिक्स है, मैंने इनकी फोटो लगाई है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये कैसे दिखते थे। तो इन लोगों ने, मतलब इन्होंने इकोलॉजिकल अप्रोच में सबसे मेनली बात ये बोली है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और उसका जो इन्वायरमेंट है एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, और इसी प्रक्रिया को समझने के लिए प्रशासन की जो संरचना है, उसका स्ट्रक्चर है, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पारिस्थितिक जीव विज्ञान से लिया गया है। पारिस्थितिकी वर्ड जो है वो जीव विज्ञान से लिया गया है, और ये जीवों और उनके परिवेश पर संबंधों के विज्ञान से संबंध रखता है। इसमें ये जानने की कोशिश की जाती है कि जीवों और उसके भौतिक सामाजिक परिवेश पर परस्पर संबंध कैसे होते हैं, और जीवन और पर्यावरण जीवित रहने और अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्यों के लिए कैसे संतुलन बनाए रखता है। ओके, इसको मैं नॉर्मल लैंग्वेज में आपको एक बार बताती हूँ कि बात मैंने बोली क्या है। इन्होंने बोला है कि इसमें सबसे ज़्यादा जानने की ज़रूरत इस चीज़ की है कि जीव और उसके जो भौतिक और सामाजिक परिवेश है, मतलब उसके भौतिक और सामाजिक जो एनवायरनमेंट है, उसके परस्पर संबंध कैसे होते हैं, किस टाइप के होते हैं, और जो जीव है और पर्यावरण है जीवित रहने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो उसके गोल्स हैं उनको बैलेंस करने के लिए क्या करता है। ओके, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, लोक प्रशासन है, उसके एनवायरनमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन और उसके एनवायरनमेंट के संबंध का जो साइंस है उसके कारण समाज और उसकी जो कार्यशीलता है उसको प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों को गहरी समझ ज़रूरी है। उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक पीछे आपने अप्रोचेस में पढ़ा है कि इतना इस पर चीज़ पर ध्यान नहीं दिया गया है। सबसे अभी जो एल्टन मायो ने करी है, हाँ, एल्टन मायो ने ह्यूमन बिहेवियर पर ध्यान दिया, लेकिन इन्होंने अगेन वो क्लासिकल थ्योरीज निकालकर एडमिनिस्ट्रेशन पर ही सबसे ज़्यादा ध्यान दिया। क्या कहकर कि इसके एनवायरनमेंट को चेंज करना, इसके एनवायरनमेंट को सही करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, तो लोक प्रशासन के जो
के अध्ययन में पारिस्थितिक उपागम जो परिवेश अध्ययन है, ये इन्वायरमेंटल जो अप्रोच है, उसमें फ्रेडरिक से बहुत पहले, अभी मैंने आपको पीछे बता दिया, ये मार्टिन, डेहल और गॉस, इन सब ने लिखा है इसके बारे में। इन्होंने भी बहुत सारी बुक्स पब्लिश की थी। उसके बारे में आपको लिखना या जानना इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो आपके सिलेबस में अभी नहीं है। इन फ्यूचर आप उसको पढ़ोगे और पढ़ भी सकते हो अभी चाहो तो। ओके, जो रॉबर्ट डहल थे, उन्होंने पारिस्थितिक उपागम की विवेचना करते हुए 3 सामयिक मसलों पर आधारित बताया था कि पहला था कि किसी राष्ट्र राज्य की जो नेशन स्टेट है, उसके अनुभव और ऐतिहासिक विरासत पर आधारित प्रशासनिक सामान्यकरण को सभी प्रकार के विभिन्न परिवेश पटल में कार्यरत प्रशासनिक व्यवस्था पर लागू नहीं किया जा सकता। दूसरी बात उन्होंने ये बोली थी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो सिद्धांत थे, उनके संकल्पों को एक साथ बांधे रखने के लिए वो पूर्व ये आवश्यक है कि सभी प्रकार के सामाजिक परिवेश उनका औचित्य अनुभवजन्य परीक्षण करेंगे। ठीक है, परीक्षण बोले तो टेस्ट। ओके, और थर्ड बात उन्होंने ये बोली थी कि जो लोक प्रशासन का स्वरूप है वो अनुशासनात्मक और पारिस्थितिक होना चाहिए। एक अनुशासन एक डिसिप्लिन के रूप में, और एक पारिस्थितिक एक इन्वायरमेंट जो उसका सही हो, उसके बेस पर होना चाहिए। द इकोलॉजिकल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इनकी बुक थी 1961 में, जो उन्होंने लिखी थी, वो मैंने आपको पीछे बता दी है। और स्ट्रक्चरल वर्क पर ही सबसे ज़्यादा जो संरचनात्मक कार्य है, उस पर सबसे ज़्यादा जोर देते थे, जिसका सबसे पहला सुझाव 1955 में वॉल्डो ने दिया था, फिलोसोफर वॉल्डो ने। इन्होंने बोला था कि जो एक स्ट्रक्चरल वर्क है उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दो। 1955 में उन्होंने ये बात बोली कि जब तक स्ट्रक्चर जो सही है वो नहीं होगा तो बच्चा मतलब काम करेगा ही कैसे, इंसान काम कैसे करेगा जब स्ट्रक्चर अच्छा है ही नहीं तो। ठीक है, किसी भी समाज के सामाजिक परिवेश के लिए रिग्स ने 5 कार्यात्मक तत्वों को उल्लेखित किया था। किसी भी जो समाज का जो सामाजिक इन्वायरमेंट है, उसका जो पूरा सोशल इन्वायरमेंट है, उसके लिए 5 कार्यात्मक तत्वों का 5 स्ट्रक्चर मेथड्स का उल्लेख किया था। इकोनॉमिक, सोशल, कम्युनिकेशन, रिलेटिव, पॉलिटिकल मेथड। ओके, इन्होंने बोला आर्थिक, सामाजिक, संसूचना, प्रतीक, संबंधी और राजनीतिक तत्व। ये आर्थिक, उसका ध्यान रखो, सामाजिक, संसूचना, उसकी कम्युनिकेशंस कैसी हैं, ठीक है, उसकी मतलब कम्युनिकेशन कैसी है कि वो किस लहजे में बात कर रहा है, किस तमीज़ से बात करता है, कितनी बदतमीज़ी से बात करता है। इकोनॉमी की, उसकी इकोनॉमी कैसी है, उसका सोशल जो जगह है उसकी वो सब कैसी है, उसके रिलेटिव्स मतलब ये नहीं कि आपके बहन भाई, चाचा चाची, दादा दादी, नहीं, वो नहीं, कि आपका पूरा माहौल कैसा है, उसको रिलेटिव बोला है इन्होंने यहाँ पर। कि आपके पड़ोसियों को भी उन्होंने एक तरीके से यहाँ पर रिलेटिव्स के एक डेफिनेशन में ही रखा है कि आपके रिलेटिव्स कैसे हैं, उनका व्यवहार कैसा है, बिहेवियर वगैरह सब कुछ। और पॉलिटिकल मेथड की वहाँ पर पॉलिटिकल जो तत्व है वो कैसे हैं, उन सबको, इन 5 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 5 कार्यात्मक तत्व उन्होंने दिए हैं। ओके, सो आज की जो क्लास है हमारी यही ख़त्म होती है, और हमारी नेक्स्ट क्लास 21 नवंबर सैटरडे को होगी। मैंने यहाँ पार्ट 2 लिखा है क्योंकि कंटेम्प्रेरी थ्योरी की अभी एक जो थ्योरी है वो बचती है, वो कंप्लीट करने के बाद हमारी ये सेकंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ओके, सो आप इसके नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, या इस थ्योरी में कुछ भी समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में या हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।